पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनफी जो था वो अपने दो दोस्तों के साथ जंगल के अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसको दो चीज चाहिए थी। पहला था एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट का ब्लड एसेंस जिसको उसने किसी भी तरह से हासिल कर लिया था। लेकिन दूसरी चीज होती है एक फ्लावर। वो फ्लावर कोई नॉर्मल नहीं था, वो फ्लावर इतना ज्यादा कमाल का होता है कि दूर दूर से उसको लेने के लिए लोग आए हुए थे। जो भी यहाँ पर आया हुआ था उन सभी को वो फ्लावर चाहिए था और उसके लिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार थे। तो जैसे ही यहाँ पर युनफी उस फ्लावर को हासिल करने की कोशिश करता है, वो सभी उसको रोकने के लिए पहुंच चुके थे ताकि युनफी को मारकर फ्लावर छीन लिया जा सके। साथ ही साथ किन फैमिली ने अपने कुछ गुंडे बदमाश लोगों का गैंग बनाकर उसको भेज दिया था युनफी के पीछे ताकि जंगल के अंदर मौका मिलते साथ ही वो लोग युनफी की जान ले सके, जिस वजह से युनफी बुरी तरीके से फंस जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युनफी ने बड़ी मुश्किल से उस फ्लावर को हासिल तो कर लिया था, लेकिन जैसे उसने फ्लावर हासिल किया उसके पीछे काफी सारे लोग आकर पड़ जाते हैं, जो सभी उसको मारते हुए उससे वो फ्लावर हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ये सभी लोग आकर युनफी की जान लेने की कोशिश करते हैं, पर युनफी भी अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी को मजा चखा रहा होता है। वो एक से बढ़कर एक अटैक करता हो, तो इस वजह से वो लोग यहाँ पर युनफी का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते। पर देखते ही देखते लोगों की तादाद बढ़ते जा रही थी। एक के बाद एक करते हुए कई लोग आते हैं जो सभी यहाँ पर युनफी को घेर चुके थे। युनफी अपने सील अटैक का यूज करते हुए जितना भी उसके ऊपर अटैक होता वो सभी को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। लेकिन उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग है कौन, क्योंकि ये लोग तो फ्लावर लेने के लिए नहीं आए थे, ये लोग कोई और है जो आकर मुझ पर अटैक कर रहे हैं। तो युनफी सीधा सीधा उनसे सवाल करना शुरू कर देता कि आखिर मुझे बताओ कि तुम लोग हो कौन, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर। तो अब देखते ही देखते वहां पर टोटल 6 लोग आकर पहुंच चुके थे। वो यहाँ पर आकर कहने लग जाते कि हम है गुंडा ग्रुप के लोग जो पैसों के लिए ना कुछ भी करने को तैयार है। जो पैसे देता है हम उसकी बात मानते हैं, और तुम्हें मारने के हमें ढेर सारे पैसे मिले हैं, तो तुम्हें मारने के लिए क्यों नहीं आएंगे हम, इसलिए हम यहाँ पर तुम्हें आए हुए हैं। कुछ और जानना है क्या? हम सभी को 6 घोस्ट कहा जाता है क्योंकि हम सभी 6 के 6 लोग बहुत ज्यादा फेमस है। जिसको भी आज तक हमने अपना टारगेट बनाया है ना, वो कभी जिंदा बचा ही नहीं। और आज युनफी 13 नंबर है, तेरा भी वही हाल होने वाला है। इन सभी के नाम भी बहुत बढ़िया बढ़िया थे। एक का नाम स्मोकर होता है जिसको सुट्टा फूकने का बहुत ज्यादा शौक है। दूसरा होता है शराबी जो कि एनी टाइम शराब पीता रहता है। तीसरा होता है जुआरी जो कि खाली जुआ खेलता रहता है। और चौथा होता है नशेड़ी, वो नशा करता रहता है। इसी तरह के अजीबोगरीब नाम थे इन सभी के यहाँ पर। एक तो बौना भी था और दूसरा लंबू भी होता है। वो सभी एक साथ अपनी पावर का यूज करते हुए युनफी को एक खास तरह के फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर देते हैं, जो कि फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। फॉर्मेशन का नाम होता है डीटी ट्रैप फॉर्मेशन, जो कि किसी भी स्ट्रॉन्ग बंदे को आसानी से ट्रैप करके रख सकता है और उसके अंदर से वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। युनफी भी परेशान कि यार ये फॉर्मेशन बड़ा अजीब सा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन इसके अंदर से बाहर निकल नहीं पा रहा। तो युनफी यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो मुझे ना सिर्फ इतना जानना है कि तुम लोगों को यहाँ पर भेजा किसने, कौन मुझे इतना बेरहमी से मारना चाहता है। तो उन 6 में से एक लड़की भी होती है। वो यहाँ पर आने के बाद युनफी से कहने लग जाती है कि हाय हैंडसम, इतना पूछ कर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम सवाल मत करो, बस मुझे तुम्हें घूरने दो, कितने प्यारे हो तुम, तुम्हें मार करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे पर मेरा दिल आ चुका है। वो जो सट्टा फूकने वाला बंदा था वो वहाँ पर खांसना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अरे अरे जल्दी मारो इस युनफी को, वरना लगता है कि उसके मरने से पहले मैं ही बीमारी से मर जाऊंगा, देखो एनी टाइम मुझे खांसी होती रहती है। तो उसके बाकी दोस्त कहते हैं कि फिक्र मत कर ब्रो, तेरे मरने से पहले युनफी मर जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो ये सुनकर युनफी उन सभी का मजाक उड़ाना शुरू करता है कि यार तुम लोग क्या बेवकूफ किस्म के बंदे हो, देखो तुम लोगों को शर्त लगानी है ना तो मुझसे लगाओ ना शर्त। मैं यहाँ पर शर्त लगाता हूँ कि मेरे मरने से पहले या मेरे एक बाल तक बागा करने से पहले ये जो सट्टा फूकने वाला बंदा स्मोकर है ना ये मर जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्या शर्त लगाना चाहते हो मुझसे? ये सुनकर बाकी जो 5 बंदे थे वो कहने लग जाते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने स्मोकर के बारे में ऐसा कहा, तू बचने वाला नहीं है, तेरी जान ले लेंगे हम। तो वो लोग तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए युनफी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको मार के बाद इससे पहले वो जो क्रोकोडाइल था वो यहाँ आकर पहुंच जाता है, जो कि उसी फ्लावर का गार्डियन है। और जब इन लोगों ने फ्लावर निकाला तो वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, इस वजह से वो यहाँ पर आया था फ्लावर लेने के लिए। वो इतना ज्यादा भयंकर होता है कि उसकी दहाड़ सुनकर ही सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा भयंकर है। वो यहाँ पर स्मोकर के ऊपर चढ़ते हुए उसको वहां पर मारकर खत्म ही कर देता है। जैसा कि युनफी ने कहा था स्मोकर उससे पहले मरेगा, वैसा ही हुआ। क्रोकोडाइल तो यहाँ पर आने के बाद युनफी के पास फ्लावर था तो वो उसके पीछे आता है। पीछे आते आते वो जो फॉर्मेशन इन लोगों ने डीटी ट्रैप का लगा कर रखा था उसको एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है। फॉर्मेशन तो बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसमें से युनफी आजाद हो जाता है। तो बाकी जितने भी लोग थे बदमाश वाले वो सभी वहां से भाग जाते हैं, वरना तो वो क्रोकोडाइल उनको भी मार देगा। वो क्रोकोडाइल युनफी को मारते हुए उससे फ्लावर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन युनफी के पास सबसे बेस्ट मौका था। फॉर्मेशन के अंदर से वो बाहर निकला तो वो यहाँ पर सीधा कल्टी मारने की कोशिश करता है कि अब मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। शुक्रिया क्रोकोडाइल दोस्त, तूने यहाँ पर मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर से बचा लिया। तो जैसा वो वहां से भाग रहा था वो जो बदमाश लोग थे वो लोग वहां पर आने के बाद उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे तैसे यहाँ पर युनफी को मारना चाह रहे थे, लेकिन युनफी को मारना इतना आसान नहीं था। उनके ग्रुप
ग्रुप के 2 बंदों को युनफी ने मार डाला था, जिसमें से एक तो क्रोकोडाइल के पैर रखने की वजह से मर गया था और दूसरे को युनफी ने अपने हाथों से मारा होता है। तो अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। तो ये देखकर वो 4 लोग कहने लग जाते हैं कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हमारे ग्रुप के 2 बंदे मारे गए इस युनफी की वजह से, इसको छोड़ेंगे नहीं, काट कर रख देना इसको। तो इस वजह से ये लोग वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो युनफी के पीछे जाकर पड़ चुके थे ताकि युनफी की जान ले जा सके। युनफी अपनी पावर का यूज करते हुए उस क्रोकोडाइल से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो क्रोकोडाइल तो बिल्कुल बौखला गया था और वो किसी भी हालत में युनफी को मारते हुए उससे फ्लावर छीनना चाहता है। फ्लावर के बगैर यहाँ पर जाने वाला नहीं था। तब तक के देखते देखते वहाँ पर वो बाकी के 4 लोग भी आकर पहुंच जाते हैं जो युनफी को मारने की कोशिश करते हैं। एक तरफ क्रोकोडाइल मुसीबत बन के खड़ा ही था, तो अब यहाँ पर बाकी के 4 लोग भी आ चुके थे उसको मारने के लिए। दोनों तरफ से युनफी घिरा हुआ होता है, वो तुरंत अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है ताकि किसी भी हालत में फ्लावर को लेकर वो यहाँ से निकल सके। एक बार अगर उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो फ्लावर और उस पावरफुल बीस्ट के ब्लड एसेंस की मदद से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेगा। तो उसके बाद वो आसानी से दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है, लेकिन उसको इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वो यहाँ पर कल्टीवेशन करे। ये लोग उसको छोड़े तब ना। युनफी यहाँ पर क्रोकोडाइल को भी मारता है और उसको मार मार कर वो वहां से भागने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन क्रोकोडाइल को तो कुछ होता ही नहीं, उल्टा वो हर बार के अटैक से और ज्यादा बौखलाता जाता कि मैं नहीं छोड़ने वाला किसी को। वो और 4 लोग जो थे वो पूरी तरह से युनफी की जान लेने के लिए पड़ चुके थे। वो जो लड़की थी जो युनफी के ऊपर लाइन मार रही थी, वो अपने एंजल ऑफ लस्ट टेक्निक का यूज करती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, और उस पावर का यूज करते हुए वो युनफी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन युनफी इस अटैक से भी बच जाता है, उसको उतना कुछ खास असर हुआ नहीं था। युनफी कहता है कि ये फ्लावर की वजह से ही ये क्रोकोडाइल मेरे पीछे पड़ा है ना, तो इस फ्लावर का कुछ बढ़िया वाला यूज करना पड़ेगा। वो सीधा उस लड़की को ही फ्लावर दे देता है कि रखो तुम इसको, तुम्हें यही चाहिए ना, इसी को तुम अपने पास रखो। तो वो लड़की देखकर खुश हो जाती है कि अरे वाह, इसने फ्लावर तो आसानी से मुझे दे दिया। लेकिन ये तो युनफी की सिर्फ एक चाल थी। जैसे फ्लावर गया उस लड़की के पास, वो जो क्रोकोडाइल था अब बढ़ जाता है उस लड़की के पीछे। वो बौखला चुका था, वो पागलों की तरह उस लड़की को मारने उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वो लड़की देखकर घबरा जाती है कि भाई साहब ये तो गलती हो गई मुझसे। बाकी लोग उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक कि क्रोकोडाइल ने उसके पर एक ब्रूटल अटैक देकर मार दिया था, जिस वजह से उसके हाथ से फ्लावर गिर जाता है और युनफी फ्लावर लेकर भाग चुका था। ऐसा लग रहा था कि लड़की का भी खेल खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर बाकी के जितने लोग बचे हुए थे वो युनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर युनफी अपनी फुर्ती दिखाते हुए फ्लावर को लेकर वहां से कल्टी मार चुका था। वो भागता जाता है, रुकता ही नहीं। उसके पीछे अभी भी 3 लोग पड़े हुए थे, लेकिन जैसे वो भाग रहा था, यहाँ पर वो शियाओ जो होता है वो युनफी को देख लेता है और अपने मास्टर यिनलाओ से कहने लग जाता है कि मास्टर जाइए ना, देखो युनफी वहां से भाग रहा है, उसको मारिए और उसे फ्लावर छीन कर लाकर मुझे दीजिए। तो यिनलाओ जो था वो पहुंच जाता है युनफी को मारने के लिए। अब यहाँ पर मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि एक और मुसीबत आकर टपक गया। बेचारा युनफी चारों तरफ से फंस चुका था। अब यहाँ पर यिनलाओ जो था वो भी युनफी को मारने में लगा होता है, उसको भी वही फ्लावर चाहिए। यिनलाओ कहता है कि युनफी तो अभी बॉडी रिफाइनमेंट के सिर्फ 6 लेवल पे, और तुझे क्या लगता है कि तू इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे हरा देगा? कभी भी नहीं। मार मार कर युनफी जो था वो एक खाई के पास आकर पहुंच चुका था। अब आगे की तरफ सारे के सारे दुश्मन होते हैं, पीछे की तरफ होती है एक भयंकर सी खाई जहाँ से दोनों तरफ से रास्ता कैद हो चुका था। युनफी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तब तक कि वहाँ पर उसके ऊपर अटैक आकर लग जाता है, जिस वजह से युनफी सीधा खाई के नीचे जाकर गिरने लग जाता है। दूर से किंगलू जो थी वो यहाँ पर जैसे ये नजारा देखती है, वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा खाई के अंदर छलांग लगा चुकी थी ताकि युनफी को बचाया जा सके। वो सीधा छलांग मारते हुए युनफी के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ पर वो गले लगा चुकी थी कि युनफी अगर तुम्हें कुछ होगा ना तो साथ में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, हम दोनों मरेंगे या फिर दोनों बचेंगे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली। एकदम कमाल की एंट्री मार चुकी थी किंगलू ने, और इस तरह से दोनों के दोनों खाई के नीचे जाकर गिर जाते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता कि ये लोग कहाँ गए, क्या ये लोग जिंदा है या फिर मर गए, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो अब वो जो यहाँ पर 4 बंदे बचे हुए थे 6 घोस्ट ग्रुप के अंदर से, वो लोग यिनलाओ और शियाओ से कहने लग जाते कि अबे तुम लोग कौन हो बे? हम लोग आए थे ना युनफी के ऊपर अटैक करने, उसकी जान लेने के लिए, तो तुम लोग बीच में क्यों घुस रहे हो? तुम लोगों की कौन सी दुश्मनी है उस युनफी के साथ? न जाने किस किससे दुश्मनी पाल कर रखा है। वो जो लड़की थी वो अभी भी बची होती है, वो जाती है उसी शियाओ के पास और उसे कहने लग जाती कि देखो तुम भी युनफी को मारना चाहते हो, मैं भी युनफी को मारना चाहती हूँ, तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पर दोस्ती कर ले, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम मेरा साथ देना। एक नंबर की ठर की लड़की थी ये, पर हमें तो पता ही है कि शियाओ जो है वो तो छक्का है। वो सीधा उस लड़की से कहते कि अरे नहीं साइड हो जाए यहाँ से, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये देख कर वो लड़की भी हैरान हो, उसके ग्रुप के जो 3 बंदे थे वो लोग भी हैरान हो जाते कि भैंस की टांग, ये तो छक्का है, भागो यहाँ से। इस छक्के की एक पल भी हमें शक्ल देखनी नहीं है। सब के सब वहां से अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। बहुत ही गंदी वाली बेइज्जती हो गई बेचारे शियाओ की। शियाओ
को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मास्टर उसको शांत करवाते हुए कहता है कि यंग मास्टर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जाने दीजिए, नो की कोई औकात नहीं है कि वो आपको कुछ कहें। तो शियाओ मास्टर से कहना चाहता है कि चलो छोड़ो, अगर इन लोगों को जाने दिया तो मुझे वो दोनों चीज तो चाहिए जो युनफी के पास है, वो फ्लावर चाहिए और प्रोफाउंड स्वॉर्ड जो थी वो चाहिए। जाओ किसी भी तरह से वो दोनों चीज लाकर मुझे दो। तो मास्टर कहना चाहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसका प्लान पहले से बना कर रखा हुआ है। जब वो लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना इस जंगल से, युनफी जंगल के अंदर घुसा है तो यहाँ से बाहर तो जाएगा ही वो, तो जैसे वो बाहर जा रहा होगा ना, हम बाहर का रास्ता तय कर देंगे और जैसे युनफी वहां पर आएगा उसकी जान ले ली जाएगी। सारा प्लान सेट है तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ युनफी जो होता है उसको काफी देर के बाद होश आया था और होश में जैसे वो आता है वो एक ब्लॉसम वैली के अंदर मौजूद था, क्योंकि खाई से नीचे गिरने के बाद ये दोनों यहाँ पर आकर गिरे थे और किंगलू जो होती है वो अभी भी यहाँ पर उसका ख्याल रखने में लगी हुई थी। जैसे वो देखती है कि यहाँ पर युनफी को होश आ गया है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि युनफी तुम ठीक हो, तुम्हें यहाँ पर खुश देखकर, तुम्हें वापस से होश में देख कर ना मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैंने फाइनली कोशिश करके तुम्हें बचा लिया। अगर मैं यहाँ पर आज नहीं आई होती ना तो न जाने तुम्हारे साथ क्या हो जाता। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? आसपास जितने भी हर्ब्स वगैरह थे उन सभी के अंदर से पावर को वो निचोड़ती है और युनफी को देती है कि ये लो, इसको पी लो, ये तुम्हारा हेल्प करेगी तुम्हें रिकवर करने में। युनफी भी कहना चाहता है कि तुम सही कह रही हो, मुझे ना बहुत ज्यादा अंदर से कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग जल्द से जल्द बना सकूं, क्योंकि वो लोग अभी भी शांत नहीं बैठे होंगे, वो वापस से कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करेंगे ताकि मेरी जान ली जा सके। तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि उनको सबक सिखा सकूं मैं। जिस पर किंगलू कहना चाहती है कि देखो तुम ऐसा मत करो, ये करना ना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, इसमें तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। एक बार तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बचा लिया है, अगली बार थोड़ी ना गारंटी ले सकती हो कि उस बार भी मैं तुम्हें बचाने के लिए पहुंच जाऊंगी। अगर तुम्हें यहाँ पर ये खतरा उठाते हुए कुछ हो गया ना तो मैं यहाँ पर कैसे रह पाऊंगी? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे लिए मुझे कितनी ज्यादा फिक्र रहती है, तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा? आखिर तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तो ये सुनकर युनफी भी कहना चाहते कि माफ करना, मुझसे गलती हो गई। हाँ जानता हूँ कि मैंने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया अपनी सेफ्टी के ऊपर, इस वजह से उन लोगों ने मुझे खाई से बाहर फेंक दिया, लेकिन वादा करता हूँ कि अगली बार से मैं खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा ताकि मुझे इस तरह से चोट लगने के खतरे ना आए। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैं अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो यहाँ पर किंगलू को पसंद तो बहुत ज्यादा करता था, लेकिन उसके अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो यहाँ पर अपने प्यार का इजहार कर सके किंगलू को। वो अपने मन में कह रहा होता कि यार मैंने अपने पिछले लाइफ के अंदर कितनी ज्यादा जिंदगी गुजारी, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बना, लेकिन यार कभी फ्लर्ट करने का, लड़की को पटाने का तजुर्बा तो सीखा ही नहीं मैंने, जिंदगी ऐसे बेकार में निकाल दी मैंने। इसलिए यहाँ पर कुछ भी कहने से पहले इतनी मेरी फट रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तभी आसपास ढेर सारे जुगनू आ जाते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे जुगनू बाहर निकलते ही थे और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने पूरे के पूरे हर्ब्स का जो गार्डन होता है उसको रोशन कर दिया था। क्या ही खूबसूरत वो नजारा होता है। तो यही नजारा देखने के बाद युनफी जो होता है वो किंगलू से कहता है कि देखो कितना प्यारा नजारा है, चलो इस नजारे को अच्छे से देखते हैं और इस नजारे को अच्छे से हम महसूस करेंगे। वो किंगलू का हाथ पकड़ता है और उसको घसीटते हुए वहां से ले जाने लग गया था कि चलो हम पूरा का पूरा गार्डन इसकी सैर करेंगे। तो ये देख कर किंगलू भी शर्मा जाती है और युनफी के पीछे जाने लग जाती है। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, इतना अच्छा दोनों को लग रहा होता है कि जिसके बारे में वो बता भी नहीं सकते। थोड़ा सा रोमांटिक ही सही लेकिन बहुत अच्छा सीन था ये, जहाँ पर युनफी की अभी भी फट रही थी। वो अभी भी यहाँ पर किंगलू को नहीं कह पाता कि वो उसको पसंद करता है, बस वो उसको चारों तरफ घुमाए जा रहा था। वो लोग यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं काफी देर तक कि यहाँ आसपास घूमने के बाद जब वो घूम कर थक जाते हैं तो किंगलू कहने लग जाती है कि तुम देख रहे हो ना ये नजारा कितना ज्यादा खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा जब तुमने मुझे यहाँ पर घुमाया। तब जाकर युनफी जो होता है वो थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत करता है और उससे कहने लग जाता है कि देखो मैं नहीं जानता कि फ्यूचर क्या होगा, मैं आगे क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं आज से ही इस चीज का वादा करता हूँ कि जिंदगी का जितना भी लम्हा मेरे पास रहेगा ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे करीब रहूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा, कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरे जिस्म के अंदर सांस बाकी है। वो फाइनली जाकर अपने प्यार का इजहार कर रहा था किंगलू के सामने। किंगलू तो यहाँ पर बिल्कुल हैरान रह चुकी थी क्योंकि वो कब से तड़प रही थी युनफी के मुंह से ये बातें सुनने के लिए, और आज फाइनली उसने ये कह दिया। वो शर्म से पानी पानी भी हो गई थी और इतना ज्यादा वो खुश थी कि वो अपनी खुशी बयान ही नहीं कर पा रही थी, मानो कि उसको हर वो चीज मिल गई जिसकी उसने कभी तमन्ना की थी। दोनों जोर से एक दूसरे को गले लगा देते हैं और इस पल को वो दोनों जी भर के जीना चाहते थे। इसके बाद युनफी जो होता है वो एक फर्नेस गर्म करता है और फर्नेस के अंदर सबसे पहले वो जिसने बीस्ट को मारकर उसका ब्लड एसेंस लिया था उसको डालता है और उसी के साथ साथ वो उस फ्लावर को भी डाल चुका था। दोनों को यहाँ पर एकदम गर्म करते हुए एक काढ़ा बना रहा था जिसके अंदर वो खुद जाकर नहाएगा और खुद को उसके अंदर रिफाइन करने की कोशिश करेगा, जिससे
उसकी पावर इंक्रीज होगी। यही चीज तो वो तब से करना चाह रहा था और इसी चीज को करने के लिए वो इस जंगल के अंदर आया था, अपनी जान खतरे में डालते हुए। किंगलू थोड़ी सी घबराई भी थी इस चीज को देख करके, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेप है। वो उससे कहती कि अगर तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना ही है तो क्या इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, दूसरा तरीका जैसे कि थोड़ा आसान हो। तुम आग में तपते हुए फर्नेस के अंदर खुद को जाकर अपने शरीर को रिफाइन करोगे। सोच कर ही मुझे यहाँ पर इतना घबराहट महसूस हो रही है, ये कितना ज्यादा दर्द से भरा होगा। तो युनफी कहता है कि तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रही हो, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है ना तो ये छोटी मोटी तकलीफों से तो होकर गुजरना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तो आगे और भी इससे खतरनाक खतरनाक चीजें करनी पड़ेगी, इसलिए मेरी जान मुझे जाने तो ये करने के लिए। तो ये सुनकर किंगलू को बहुत गुस्सा आता है, वो एक घसीट के थप्पड़ मार देती है उसको। तो थप्पड़ खाते साथ ही सीधा का सीधा वो जो युनफी होता है फर्नेस के अंदर जा गिरा था। किंगलू से कहना चाहती कि युनफी तुम ठीक हो क्या, मुझसे गलती हो गई, मैंने थोड़ा गलत तरीके से तुम्हें फर्नेस के अंदर डाल दिया, तुम सही तो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो युनफी कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी फिक्र मत करो और थोड़ा सा साइड हो जाओ क्योंकि ये फर्नेस बहुत ज्यादा गर्म है। जो मैंने यहाँ पर काढ़ा बनाया है इसको कहते हैं हेवनली डीमन ब्लड मेल्टिंग मंत्रा। काफी अजीब सा और बहुत ही बढ़िया नाम लग रहा था। युनफी किंगलू से कहना चाहते कि देखो आसपास की जो चीजें है ना उस पर नजर रखना, मैं नहीं चाहता कि कोई दुश्मन यहाँ पर आए और जो मैं अभी कल्टिवेशन कर रहा हूँ इसको डिस्टर्ब करे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आया ना तो सारी की सारी मेहनत बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। तो किंगलू भी कहती है कि मैं हूं ना यहाँ पर, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरी तरफ जाओमू और यूई जो होते हैं वो उसी जंगल के अंदर घूम रहे थे। वो लोग कहना चाहते कि हम तो कब से युनफी को ढूंढ रहे हैं, युनफी मिल क्यों नहीं रहा, वो कहाँ चला गया, क्या लाने चला गया, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। पूरा जंगल छान मार लिया हमने लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चला। तभी वहां पर वो 6 में से 2 बंदे आ जाते हैं जो लंबू और एक बोना था। वो लोग यहाँ पर आकर जब जाओमू और यूई को देखते हैं तो वो कहने लग जाते कि अरे ये तो उसी युनफी के साथ ही लोग है ना, चलो पहले इनको ही पकड़ते हैं और इनकी धुलाई करते हैं। युनफी का कम से कम थोड़ा बहुत तो गुस्सा इसके ऊपर उतारेंगे हम लोग। तो ये लोग जा चुके थे जाओमू और यूई के ऊपर अटैक करने के लिए। वो जैसे ही यहाँ पर यूई के ऊपर अटैक करने वाले थे बीच में जामू आ जाता है और यूई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बचा तो नहीं पाता, उल्टा उसको खुद अटैक खाना पड़ता है अपने आप के ऊपर। वो यूई को बचाते हुए वो अटैक खुद पर खा चुका था जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो यहाँ पर एकदम हैरान रह चुका था और यूई भी हैरान रह जाती है कि आखिर ये लोग है कौन और ये हमें मारने के लिए क्यों आए, हम तो यहाँ पर इन लोगों को जानते भी नहीं है। वो लोग कहने लग जाते कि देखो बताओगे कि आखिर तुम लोग हो कौन, क्यों मारना चाहते हो हमें। तो वो लोग यहाँ पर कुछ बताते तो नहीं, उल्टा लंबू जो होता है वो जामू का गला दबाने लग जाता है और बोना जो होता है वो अपना वेपन लिए यूई की तरफ बढ़ चुका था ताकि यूई की जान ले सके। दोनों के दोनों यहाँ पर बिल्कुल मरने ही वाले थे, लेकिन जैसा वो मर क्या बात है कि इससे पहले ही वहाँ पर यीजुई आकर पहुंच जाती है, वही जिसने किन फैमिली के लोगों को बात करते हुए सुना था कि वो लोग यहाँ पर युनफी को मारना चाहते हैं। तो अब यीजुई, जामू और यूई जो थे ये तीनों के तीनों तैयार हो चुके थे लंबू और बोने से फाइट करने के लिए। तो वही किंगलू जो होती है वो अभी भी हर्ब्स वगैरह का लिक्विड बाहर निकाल रही थी और उसको युनफी जो फर्नेस के अंदर बैठा हुआ है उसके अंदर डाल रही थी ताकि थोड़ा और हेल्प मिल जाए युनफी को, तो वो अपनी पावर को और अच्छी तरह से बढ़ा पाएगा। काफी टाइम हो गया था युनफी को अब तक कि यहाँ पर उसको अपना पावर को इंक्रीज कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तक ये स्टेप पूरा नहीं हुआ था कि तभी वहां पर वो लड़की और एल्डर आकर पहुंच जाते हैं जिनको पता चल चुका था कि युनफी यहाँ पर चुप कर बैठा हुआ है। वो आते साथ सबसे पहले युनफी का फर्नेस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने आप को जो कल्टीवेशन प्रोसेस कर रहा है वो उसको रोक दे। तो ये होते साथ ही किंगलू जो होती है वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उनको रोकने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर युनफी का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगी। तो ये देखकर वो दोनों जो थे वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, देख लेते हैं कि तुम हमारा क्या ही उखाड़ पाती हो, तुम साइड हो जाओ ना तो ही बेहतर है। घर की लड़की तो कह रही थी कि युनफी देखो तुम अपने कपड़े उतार कर फर्नेस के अंदर गए हो, लगा है कि तुमने ये कपड़े मेरे लिए ही उतारे हैं। इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रही थी कि कब मैं तुम्हें इस हालत में देखूं, अब तो तुम्हें देखूंगी जी भर के। क्या ही डर की लड़की है ये तो। लेकिन किंगलू कहने लग जाती कि अपने जुबान को ना लगाम दो, तुम लोग कोई भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर मैं किसी को भी युनफी का एक बाल तक बाका करने नहीं दूंगी। मैं यहाँ पर ढाल बन के खड़ी हूँ, जिसको हिम्मत है ना वो आकर युनफी को हाथ लगा कर दिखाए। तो ये सुनते साथ ही वो दोनों के दोनों किंगलू के पास आते हैं और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। किंगलू अपनी पावर का यूज करते हुए उनके साथ फाइट तो करती है, लेकिन वो बेचारी अकेली थी और ये दोनों जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। ये लोग एक नंबर के गुंडे हैं, तो इस तरह से लोगों को मारना उनको अच्छी तरह से आता है। वो मार मार कर किंगलू की हालत खराब कर देते हैं, लेकिन फिर भी किंगलू हारने वाली नहीं थी। वो हिम्मत करके खड़ी होती है और यहाँ पर वो उन सभी को मारने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी देर तक के टिकने के बाद वो अपनी हिम्मत हारने लग जाती है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी और अब यहाँ पर अगर 1-2 अटैक भी और उसको लगा तो पक्का यहाँ पर किंगलू मर जाएगी या फिर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो जो मास्टर होता है वो तुरंत ही किंगलू के ऊपर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है, लेकिन ये अटैक किंगलू को जाकर लग पाता कि इससे पहले वो जो फर्नेस होता है वो वहां पर फटता है। ऐसा धमाका हुआ था फर्नेस के अंदर से जिसका कोई हिसाब ही नहीं था और उस धमाके के साथ बाहर निकल कर आया था युनफी। ऐसा लग रहा था कि उसने वो जो कल्टीवेशन कर रहा था उसको कंप्लीट कर लिया। वो बाहर निकल कर आया होता है एटीट्यूड में और उसने अपने गोद में उठा कर रखा था किंगलू
को उसने उसको बचा लिया। बहुत भयंकर अटैक लगने से बहुत ही कमाल का ये सीन होता है। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश था और उससे कहने लग जाता है कि किंगलू तुम ठीक तो हो ना। तो किंगलू यहाँ पर बिल्कुल ठीक होती है। वो तो ठीक थी, लेकिन उसके ऊपर जो अटैक हुआ था उस वजह से युनफी जो था वो बिल्कुल बौखलाया हुआ था। उसके शरीर से ऐसी रेड फायर बाहर निकल कर आ रही थी ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। क्या ही कमाल का, क्या ही बैडस लग रहा होता है वो। पूरे उसके शरीर में अजीब तरह के टैटू बन चुके थे जो कि बिल्कुल फायर को दर्शा रहे थे। हर एक टैटू फ्लेम के जो निशान होते हैं उससे बना हुआ था और ये सारे फ्लेम रेड फायर से बने होते हैं। बहुत ही कमाल का लग रहा था। युनफी कहता है कि जिसने भी मेरी बंदी जो कि किंगलू है उसके ऊपर आंख उठाने की भी कोशिश की ना, मैं उसका नामो निशान दुनिया से मिटा दूंगा। तो तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी किंगलू के ऊपर आंख नहीं उठाया बल्कि उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तुम्हारा तो मैं वो अंजाम करूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो दोनों के दोनों यहाँ पर युनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, युनफी के ऊपर वो अटैक का असर ही नहीं हो रहा था। मानो कि ये कल्टीवेशन करने के बाद युनफी की जो पावर है वो इंक्रीज हुई है और उसका शरीर इनडिस्ट्रक्टेबल बन चुका है, यानी कि उसके शरीर को कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं किया जा सकता। ऐसा लोहे, ऐसा पत्थर और ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था उसका शरीर कि उसके ऊपर किसी भी हथियार का असर ही नहीं होगा। ये देखकर वो दोनों के दोनों जो लोग थे तुरंत अपनी जान बचाकर भागते कि भाई साहब ये इंसान नहीं, ये शैतान बन चुका है, हम इसका अब मुकाबला नहीं कर सकते। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन युनफी कहता है कि अरे इतना जल्दी भाग रहे हो, अभी तक तो मैंने ढंग से अपनी पावर का नमूना भी नहीं दिखाया तुम लोगों को, जरा शो पूरा तो देख कर जाना। वो तुरंत यहाँ पर टेलीपोर्ट करते हुए उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी डीमन जो नीडल थी उसको बाहर निकाल लेता है। उसको निकालने के बाद वो ऐसा अटैक देकर मारता है कि एक ही अटैक के अंदर दोनों के दोनों जो थे वो अपने जान गंवा चुके थे। दोनों के दोनों को एक पल के अंदर युनफी ने जान से मारकर खत्म कर दिया। दोनों का तो खेल खत्म हुआ था। इसके बाद युनफी जो होता है वो तुरंत आकर पहुंचता है किंगलू के पास और उससे कहना चाहता है कि किंगलू तुम ठीक तो हो ना, लेकिन उल्टा किंगलू ही उससे कहती है कि मेरी फिक्र छोड़ो, तुम मुझे अपना बताओ कि तुम ठीक हो क्या, तुमने अपना जो कल्टीवेशन कर रहे थे उसको कंप्लीट किया क्या, सब ठीक तो है ना, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। तो युनफी कहता है कि हाँ ठीक तो हूँ, लेकिन कल्टीवेशन का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन मैंने अपनी बहुत ज्यादा पावर को इंक्रीज किया है। मेरी जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कोई भी चीज का मुझ पर असर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर पहले 6 में से जो 2 घोस्ट थे वो मर चुके हैं, 2 को अभी मैंने यहाँ पर मारा, लेकिन अभी भी बचे हुए हैं 2। तो अब बारी है उन दोनों को मारने की। तो अब युनफी लंबे और बौने को मारने के लिए निकल चुका था जो कि उसके दोस्तों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर यीज़ुई, ज़ाओमो और युई जो थे वो तीनों वहां से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते, क्योंकि वो लोग उन दोनों से फाइट तो कर रहे थे लेकिन फाइट ढंग से कर नहीं पाए और उनकी हालत खराब हो चुकी थी। उन दोनों ने मिलकर उन तीनों को बहुत मारा होता है। बौना तो कहना चाहता है कि ये जो लड़कियां है ना इनको जान से मत मारना, वो लड़के को तो ऐसा मारना कि उसकी लाश ही ना मिले, लेकिन लड़कियों को छोड़ देना, उसको हम अपने लीडर के पास ले जाएंगे, बड़ा खुश होगा और हमें बहुत ज्यादा इनाम देगा लड़कियों को पाकर, मजे करेंगे, मजे इनके साथ। तो वो लोग जैसे ही यहाँ पर उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करने वाले थे कि तभी वहां पर युनफी आकर पहुंच जाता है, जिसने आते साथ ही उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। एक कमाल की एंट्री मारते हुए युनफी यहाँ पर आया था, तो उसको देखकर वो कहने लग जाते कि अरे ये तो युनफी है, आ जाओ चलो इसको युनफी को ही पहले मारते हैं। वो लोग तुरंत अपना वेपन वगैरह लेकर युनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनके वेपन का कोई असर होता ही नहीं युनफी के शरीर के ऊपर। उसके शरीर ऐसा हो चुका था कि अब उसके ऊपर कुछ भी असर होगा ही नहीं। ये देखकर वो दोनों के दोनों हैरान रह जाते कि इसको क्या हो गया, अभी थोड़े टाइम पहले तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, आखिर कौन सा मसाला पी लिया इसने जिस वजह से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हमें नहीं लगता कि अब हम यहाँ पर इसका मुकाबला कर सकते हैं, हमें कुछ और प्लान के साथ यहाँ पर आना होगा। इसलिए तुरंत वो यहाँ पर भागने की कोशिश करते हैं। युनफी चाहता तो उनके पीछे जा सकता था, लेकिन उसके दोस्तों की हालत ज्यादा खराब थी, तो उन दोनों बदमाशों को छोड़कर पहले वो अपने दोस्तों के पास जाता है ताकि उनको देख सके कि क्या तुम लोग ठीक तो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो उसके दोस्त वगैरह कहते हैं कि हम लोग ठीक है, ठीक नहीं होते अगर तुम सही टाइम पे नहीं आए होते तो। युनफी यीज़ू जो थी उसका शुक्रिया करता है कि आपने बहुत मदद की है, सारी चीजों की पहले से जानकारी दी तभी हम यहाँ पर तैयार रह पाए, वरना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। युनफी कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारी जो ये क्लान है ना इससे आपकी बातचीत अच्छी नहीं चलती है, क्योंकि हम लोगों ने ही आपको गलत समझा था, इस वजह से आपका मना कर दिया गया था कि आप हमारी ये क्लान के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि जो हम लोग यहाँ पर सोचते थे ना आपके बारे में वो सब गलत था, आप बहुत ज्यादा अच्छी है और मैं यहाँ पर आपका स्वागत करता हूँ हमारे ये क्लान के अंदर, आप वापस आ जाइए हमारे पास। तो ये सुनकर यीज़ू जो थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली जो वो चाहती थी वो उसको मिला। वो खुद वापस आना चाहती थी ये क्लान के अंदर, लेकिन कोई उसको आने देता ही नहीं था। इसके बाद युनफी जो होता है वो वहां से अपने दोस्तों के साथ जा चुका था, लेकिन जैसे वो जाता है वहां पर शिया और यिनलाओ जो थे वो दोनों आकर पहुंच जाते हैं। यिनलाओ तो यहाँ पर युनफी को देखकर कहने लग जाते हैं कि मानना पड़ेगा, ये बंदा मामूली नहीं है, इतने कम टाइम के अंदर इसने अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया ना कि इसका कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। इतनी खतरनाक टेक्निक को कल्टीवेट करके इसने अपनी बॉडी को इनडिस्ट्रक्टेबल बनाया है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इतनी ताकत है ना कि मैं इसको जान से मार
सकता हूँ, ये मेरा अभी भी शिकार है। तो शियाओ कहना चाहता है कि मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन मैंने अपने प्लान में ना थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आया है। अब मैं खाली यहाँ पर युनफी को नहीं मारना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि उसका जो पूरा का पूरा यिन क्लान है ना, उसको इस सिटी के अंदर से बाहर ही निकाल दिया जाए। ये क्लान का नामो निशान नहीं होना चाहिए इस सिटी के अंदर। क्या आप ये कर सकते हैं? तो ये लॉ कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके ये क्लान का गेम बजा कर रहूंगा। अब यहाँ पर ये क्लान के साथ क्या होगा वो तो हमें आगे ही पता चलने वाला है, लेकिन जो भी होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। इसके बाद युनफी जो था वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने घर वापस आता है। जैसे वो वहां पर आया था उसको ब्यूटी ब्लेड नजर आती है, जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी और वो युनफी का इंतजार कर रही होती है। जैसे युनफी वहां पर आता है वो भागकर उसके पास जाती है और कहने लग जाती है कि युनफी तुम आ गए। ब्यूटी ब्लेड की हालत काफी ज्यादा खराब थी। युनफी से कहना चाहता है कि क्या आपके ऊपर वो जो पॉइजन है क्या उसका असर वापस से एक्टिवेट हो गया क्या, जिस वजह से आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब लग रही है, आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तो ब्यूटी ब्लेड कहती है कि नहीं, मुझ पर पॉइजन का असर वापस से एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है ना वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। लेकिन ब्यूटी ब्लेड इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों थी, क्या हुआ था यहाँ पर, ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलने वाली है कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।